नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लखनऊ में पेपर लीक को लेकर भारी प्रदर्शन तो पंजाब और हरियाणा में किसानों का काला दिवस। हरियाणा में किसान नेताओं पर एनएसए नहीं लगेगा और अब उन्हें नजरबंद नहीं किया जाएगा। 12 घंटे में हरियाणा पुलिस को एनएसए लगाने का फैसला वापस लेना पड़ा है। इस बात को मेहरबानी की तरह देखने से पहले यह भी देखिए कि किसानों को रोकने के लिए जो किया गया है वह क्या किसी एनएसए या नजरबंद करने से कम है। कई जिलों में इंटरनेट का बंद होना भी नजरबंद करने के जैसा ही है। इंटरनेट बंद होने से किसानों के साथ साथ आम लोग भी नजरबंद हुए हैं। उनके काम धंधे प्रभावित हो रहे होंगे। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़कों का जो हाल किया गया है उससे सरकार ने किसानों से ज्यादा आम लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया है। किसानों के आने की आशंका में सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए और लोग जाम में फंसा दिए गए। इस देश में इतने सारे प्रदर्शन होते रहते हैं, मगर किसानों को रोकने के लिए जिस तरह से सड़कों को बंद किया जाता है, कानून का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी और प्रदर्शन के समय नहीं होता। लखनऊ में ही पेपर लीक को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहां तो मोर्चा बांधकर आंसू गैस के गोले नहीं बरसाए गए और ना सड़कों को खोदा गया और कांटे गाड़े गए। आज लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में छात्र जमा हुए। ये छात्र यहां जमा होकर फिर से पुलिस की भर्ती की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। यहां तो किसी के लिए सड़कों को नहीं खोदा गया, कीलें नहीं गाड़ी गईं, जबकि इतनी बड़ी संख्या में छात्र राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में हाल ही में सिपाही के लिए 60,000 से अधिक की भर्ती निकली है। दूसरे राज्यों के छात्रों ने भी फॉर्म भरे हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि करीब 49 लाख छात्रों ने सिपाही भर्ती के लिए फॉर्म भरे, मगर पेपर लीक की कथित घटना ने उन सबको हिला दिया है। यूपी सरकार नहीं मानती है कि पर्चा लीक हुआ है, मगर छात्र तरह तरह के प्रमाण दे रहे हैं कि पर्चा लीक हुआ है। यूपी पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है और 23 फरवरी की शाम तक छात्रों से सबूत मांगे हैं। नोटिस में कहा गया है कि शिकायत करने वाला अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पेपर लीक से जुड़े सबूत दी गई ईमेल आईडी पर मेल करे। प्रयागराज में भी आरओ एआरओ की परीक्षा के पेपर लीक को लेकर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। जब सभी को प्रदर्शन करने की इजाजत है, तब फिर किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये भी तो किसान परिवार के बच्चे हैं। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी। फिर हरियाणा में किसान इस तरह से प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते जैसे छात्र लखनऊ में कर रहे हैं? एक सवाल यह भी है, क्या एक राज्य दूसरे राज्य के लोगों को आने जाने से रोक सकता है? संवैधानिक प्रश्न है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप पंजाब से दिल्ली जाना चाहें तो हरियाणा कहे कि हम नहीं जाने देंगे। क्या राज्यों के बीच भी वीजा पासपोर्ट शुरू होगा? दुनिया भर में संसद के बाहर तक प्रदर्शन हो रहे हैं, शहर के बीच में हो रहे हैं। हमारे पास ये वीडियो पोलैंड से आया है, अपनी आंखों से देख लीजिए। शहर के बीचों बीच ट्रैक्टर लेकर किसान जा रहे हैं। वहां भी कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। कुछ कम ट्रैक्टर तो सड़कों पर नहीं है, लेकिन भारत का मीडिया ट्रैक्टर को ना जाने क्या क्या बताता रहता है। लगता है जैसे ना टैंक देखा है, ना कभी ट्रैक्टर देखा है, और आवाजें आने लगती हैं कि ट्रैक्टर लेकर क्यों प्रदर्शन करने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि दुनिया भर में नहीं होता, तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए पोलैंड में कैसे किसान ट्रैक्टर लेकर निकले हैं। सवाल यही है कि किसानों के लिए प्रदर्शन करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? किसानों का नाम सुनते ही प्रशासन इतना आक्रामक क्यों हो जाता है? जब छात्र राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में जमा होकर प्रदर्शन कर सकते हैं और उससे योगी सरकार के वजूद को कोई खतरा नहीं, तब फिर देश के किसान दिल्ली आकर प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? क्यों हर बार किसानों के आंदोलन के सामने पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है? उन्हें अमीर बताने से लेकर आतंकवादी बताया जाने लगता है। अभी कुछ दिन पहले मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी संख्या में लोग मुंबई आए। वहां बीजेपी की सरकार है, मगर लंबे समय तक मराठा आरक्षण का आंदोलन चला है। किसी के रास्ते में गड्ढे नहीं खोदे गए, सड़कों पर कीलें नहीं गाड़ी गईं, सीमेंट की दीवारें नहीं बनाई गईं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग मार्च पर निकले और नवी मुंबई तक आए।
20 जनवरी को मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में मराठा समाज का मार्च निकला। 26 जनवरी को नवी मुंबई पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे से बात भी की और पूरा मार्च शांतिपूर्ण रहा। इस मार्च को मौका दिया गया तो शांतिपूर्ण रहा, उन्हें आने दिया गया और यही तो सही रास्ता था। कोई भी आंदोलन करे तो उसे आने ही देना चाहिए, उनकी मांगों को सुनना चाहिए। मराठा आरक्षण भी राजनीतिक मुद्दा था। 3 दिन पहले ही मराठा समुदाय के दबाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे की सरकार विधानसभा में विधेयक लाई, 10% का आरक्षण दे दिया गया। मराठा समाज अगर दबाव नहीं डालता तो क्या सरकार उन्हें आरक्षण देती? जब दबाव डालकर उनका आरक्षण लेना सही है तो फिर दबाव डालकर लंबे समय तक किसानों का धरने पर बैठकर अपने लिए एमएसपी की गारंटी मांगना कैसे गलत है? अगर मराठा आंदोलन के साथ इस तरह किया जाता, आंसू गैस के गोले बरसाए जाते, तब क्या होता? क्यों किसानों के लिए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना मुश्किल होता जा रहा है? गोली लगने से किसानों की मौत हो रही है, प्राकृतिक और अन्य कारणों से भी मौत हो रही है। पिछली बार 750 किसान मारे गए थे। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी। तो हरियाणा में सीमेंट की दीवारें क्यों बना दी गईं? कांटे क्यों लगा दिए गए? कीलें क्यों गाड़ दी गईं? फिर हरियाणा में किसानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का उत्तर खोजा जाना चाहिए। क्या इसलिए कि जो किसान पंजाब से आ रहे थे वहां बीजेपी को वोट नहीं मिलता? यह पूरा जवाब नहीं लगता, क्योंकि पश्चिम यूपी में जहां बीजेपी को करीब 50% वोट मिलता है, वहां की सीमाओं पर भी बैरिकेडिंग की भयंकर तैयारी है ताकि किसान दिल्ली ना आ सकें। अब हम आते हैं एनएसए लगाने और हटाने की बात पर। शुक्रवार रात जब अंबाला पुलिस ने अपना फरमान जारी किया कि किसान आंदोलन के नेताओं पर एनएसए लगेगा और उन्हें नजरबंद किया जा सकता है, ऐसा लगा कि प्रशासन की सख्ती का कोई और ही रूप सामने आने वाला है। आलोचना होने लगी तब पुलिस का बयान आता है कि किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लगाने जैसी कोई बात नहीं है। एनएसए को लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का इसके एनएसए के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे। केवल एनएसए लगाने की बात नहीं है। अंबाला पुलिस के फरमान में यह भी लिखा है कि किसानों के बैंक खाते जब्त करने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें यही लिखा है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आंदोलनकारियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और बैंक खाते सीज करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। दिनांक 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों और किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी व हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को किए गए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पहले ही इस संबंध में आमजन को सूचित सतर्क किया गया था कि इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो इस नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति व बैंक खातों को सीज करके की जाएगी। अंबाला पुलिस का यह फरमान अभी भी ट्विटर पर है, उसे नहीं डिलीट किया गया है जिस वक्त तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बैंक खाते जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने का क्या मतलब है? अंबाला से निकलने वाले भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय किसान यूनियन शहीद के अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी के घर के बाहर इस तरह का नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें लिखा है कि 13 फरवरी को शुरू हुए किसान आंदोलन को उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें थाने में आकर अपनी संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। यह भी लिखा है कि वे बिना पुलिस की अनुमति के इस आंदोलन में भाग ना लें। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। नोटिस टांगे जा रहे हैं कि आंदोलन में भाग लेना है तो पुलिस की अनुमति लेनी है। कल जब आप और हम बिजली बिल या साफ पानी की मांग को लेकर या किसी भी मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो क्या इसी तरह से नोटिस आपको भी आएगा?
करनाल में आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। किसानों ने मांग की है कि जिस भी पुलिस अधिकारी द्वारा युवा किसान को गोली मारने के आदेश दिए गए, उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चे की 26 की फिर कॉल है। जो ट्रैक्टर निकाले जाएंगे सारे हाईवे पे, उसको भी बड़े लेवल पे करेंगे। उसके बाद 14 मार्च की जो रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के किसानों की महापंचायत रखी गई है, उसके लिए पूरे देश से किसान आएंगे। तो कल की मीटिंग में चंडीगढ़ में जो फैसले हुए हैं उसको पूरा देश लागू करेगा और इस आंदोलन को जो गलत तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है उसको दबने नहीं दिया जाएगा। जब भी आंदोलन होता है, पिछले आंदोलन में हरियाणा के 50,000 लोगों पे पर्चे दर्ज किए गए, करनाल जिले में 8,000 लोगों पे पर्चा दर्ज था। ये सरकार के तरीके होते हैं दबाने के, आंदोलन को डराने के। आप एनएसए किस बात का लगा रहे हो? आप मांगे मान लो। किसानों की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, किसने की, इसकी जांच कैसे होगी? क्या आंसू गैस के गोलों से ट्रैक्टर खराब नहीं हुए, किसी की आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या नुकसान की परिभाषा में केवल सरकार की संपत्ति का नुकसान ही आएगा, जनता का नुकसान नहीं आएगा? बैंक खातों को सीज करने के मामले को केवल किसान आंदोलन के संदर्भ में नहीं देखें। दुनिया के कई देशों में देखा जा रहा है कि सरकार प्रदर्शन करने पर उसमें शामिल लोगों को आर्थिक रूप से पंगु बना देती है, उनके खाते बंद कर देती है। 2022 में कनाडा में कोरोना नियमों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। कुछ लोग इकट्ठा होकर अनिवार्य रूप से टीका लगाने की नीति का विरोध करने लगे। ट्रूडो की सरकार आपातकाल एक्ट की घोषणा कर देती है, प्रदर्शनकारियों के बैंक खाते फ्रीज कर देती है। सरकार का नियम था कि अमेरिका कनाडा बॉर्डर पार करने वाले हर ट्रक ड्राइवर को वैक्सीन लगवाना होगा। इसके विरोध में जो लोग शामिल हुए प्रदर्शन में, उनका बैंक अकाउंट जब्त कर लिया गया था। कि मांगों को लेकर आंदोलन करना हमारा मानव अधिकार है, तो इसको कैसे प्रताड़ित करने के लिए आप हमारे ऊपर एनएसए लगाओगे? देश के किसान मजदूर पर एनएसए लगाया जाएगा, उनके घर के परिवारों को, बच्चों को परेशान किया जाएगा, हमारी औरतों के साथ बदतमीजी से बात की जा रही है। किसान ने इस देश का पेट भरा और आज पुलिस की गोली से हमारा एक साथी शहीद हो गया है। 3 शहादतें और हो चुकी हैं मोर्चे के ऊपर। सैकड़ों की संख्या के अंदर किसान, नौजवान, बुजुर्ग घायल हो चुके हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे ट्रैक्टरों को तोड़ा गया, जबकि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर आंदोलन में देश रहा है तो हमारा देश रहा है। इस देश को आजाद करवाने के लिए, देश का पेट भरने के लिए इस धरती ने आवाज उठाई है। इस धरती ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। तो समझने की जरूरत है कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस बार के आंदोलन की कई मांगों में एक मांग यह भी है कि पुराने आंदोलन के समय जो एफआईआर हुई थी उसकी वापसी हो, लेकिन उल्टा किसानों पर नए सिरे से मुकदमे हो रहे हैं और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या किसानों पर गोलियां चलाई गईं, पैलेट गन या रूटीन गन से? हरियाणा पुलिस इनकार कर रही है, लेकिन शुभकरण की मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि गोली लगी है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। पटियाला के मेडिकल लीगल रिपोर्ट में लिखा गया है कि कई किसानों को पैलेट गन की गोलियां लगी हैं, जबकि हरियाणा पुलिस के प्रमुख शत्रुजीत कपूर ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के करम प्रकाश ने लिखा है कि 2 तरह के पैलेट होते हैं, मेटल के और रबर के। आमतौर पर इनका इस्तेमाल सेना और अर्धसैनिक बल भीड़ को तीतर बितर करने के लिए करते हैं। पैलेट गन पांव के नीचे के हिस्से में दागा जाता है, मगर मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि कई किसानों के चेहरे पर पैलेट गन के छर्रे लगे हैं, शरीर के ऊपरी हिस्से में लगे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कई मेडिकल लीगल रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और डॉक्टरों से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत है। पैलेट गन से शरीर अपंग हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। दैनिक भास्कर की शिवांगी सक्सेना ने भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के बारे में लिखा है कि उनके शरीरों से पैलेट गन की गोलियां निकली हैं, मगर पुलिस पैलेट गन चलाने से इनकार कर रही है। 47 साल के किसान बलविंदर सिंह के शरीर पर पैलेट गोलियों के 50 से अधिक निशान गिने गए हैं। उनके गले में, चेहरे पर, बाईं आंख से मेटल के टुकड़े निकाले गए हैं। 2016 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था
पैलेट गन का इस्तेमाल अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाएगा। उस समय इसके विकल्प पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन यहां किसान आंदोलन में साफ दिख रहा है कि किसानों के शरीर पर लगे ये छर्रे किस चीज के हो सकते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने भी कहा है पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर बलबीर सिंह खुद भी आंखों के सर्जन हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से 3 किसानों की आंखें चली गई हैं। उन्होंने 10 से ज्यादा किसानों के पैलेट गन से जख्मी होने की पुष्टि की है। यह सब अखबारों में छपा है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस का एक जवान गोली चला रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह किसान आंदोलन से ही है, मगर हम अपने स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए यह वीडियो नहीं दिखा रहे। किसानों को समझ लेना चाहिए कि स्टेट से, राज्य से, सरकार से उनका रिश्ता बदल चुका है। किसान भारत की जनता के सबसे बड़े और प्रभावशाली समुदाय तो हैं, मगर उनका राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो चुका है। किसानों को मीडिया से जो सहानुभूति मिला करती थी वह अब प्रशासन को मिलने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने एक पुरानी तस्वीर जारी की है। किसान नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बिल्कुल करीब बैठकर ज्ञापन दे रहे हैं। 1 साल तक आंदोलन करने के बाद भी किसान नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से आमने सामने बिठाकर बात नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, यह किसानों को सोचना चाहिए। एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने नारा दिया था हमारे देश को, जय जवान। और आज हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं जो नारा दे रहे हैं जेल जवान, जेल किसान। जय किसान नहीं, जेल किसान। तो ये हकीकत है। बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है मोदी सरकार। बहुमत दिखाई नहीं दे रही है। कुछ भी कहें, 370, 400, कोई नंबर, कोई आंकड़ा लें, पर वो जान गई है कि सत्ता में आना उनका वापसी बहुत मुश्किल हो रहा है दिन बाय दिन। तो यही वजह है कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना, निजी कंपनियों को तंग करना, किसानों को जेल में डालना। यह सब असली चेहरा मोदी सरकार का देश के सामने दिखाई दे रहा है। इसका एक जवाब यह है कि जब आप धर्म की राजनीति करते हैं, मूर्ति और सम्मान की राजनीति करते हैं, उसे असली राजनीति समझते हैं, तो आपके मुद्दे नकली लगने लग जाते हैं। आंदोलन पर निकला किसान सारा समय इसी बात की सफाई देता हुआ थक जा रहा है कि वह आतंकवादी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है। अब प्रदर्शन करना पहले से मुश्किल हो गया है। सरकारी संपत्ति के नुकसान का कानून तलवार की तरह लटक रहा है। किसी के लिए प्रदर्शन करना आसान नहीं रहा। कई बार संपत्तियों का नुकसान पुलिस की वजह से भी होता है। उसके पास अनेक रास्ते होते हैं। प्रदर्शनों में अफरा तफरी मचाने से लेकर और कई भी तरीके होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हमेशा प्रशासन का ही पक्ष भारी होता है। देखिए, हमारे फेसबुक अकाउंट, ट्विटर हैंडल बंद किए गए हैं। हमारे नाम पर जितने भी लीडर्स हैं, फेक अकाउंट, फेक फेसबुक आईडियां खोलकर पोस्टें डाली जा रही हैं। हम कृपया आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे पूरे देश को कि उन पे यकीन मत करें। हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पेज बंद पड़े हैं और डुप्लीकेट चीजें जाके भड़काई सामग्री सरकार के द्वारा डाली जा रही है और यहाँ शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हम इस सभी को इस मोर्चे की रक्षा करनी पड़ेगी और इसको पीसफुली ढंग से चलाना पड़ेगा। किसानों के हक में बोलने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर छापा पड़ गया। उस समय मलिक अस्पताल में थे। सत्यपाल मलिक ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर कितने गंभीर आरोप लगाए, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 22 फरवरी को सीबीआई का छापा पड़ गया। जिस मामले में छापा पड़ा है उसमें मलिक ही विसिल ब्लोअर थे। सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया कि वे अस्पताल में भर्ती हैं, बीमार हैं, फिर भी तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। मलिक ने यह भी कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उनके यहां जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आज भी सत्यपाल मलिक ने एक बयान जारी कर कहा है कि सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया है कि मेरे आवास से भारी मात्रा में नकदी और विभिन्न शहरों में मेरी संपत्ति होने की बातें कही गई हैं, जो बिल्कुल सरासर झूठ है।
मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया जा रहा है। मेरे पास गांव में जो मेरी पैतृक संपत्ति थी वो बहुत पहले बिक चुकी थी। हाँ, मैंने एक फ्लैट जयपुर में बैंक से ऋण लेकर लिया है जिसकी किस्तें मेरी पेंशन से कट रही हैं। इसके लिए मेरे ऊपर कर्ज ही कर्ज है। सरकार अगर वो चाहे तो उसे ले ले। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इन छापों की निंदा की है और सत्यपाल मलिक के पक्ष में बयान जारी किया है। ये बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अजी अब तो 300 पार जा रहे हैं, 370 पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जाने वाला आदमी अपने एक्स गवर्नर एक बुजुर्ग आदमी के घर सीबीआई नहीं भेजा करता। ये 400 पार के लक्षण तो नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए, 400 पार के लक्षण तो प्यार मोहब्बत के लक्षण होते हैं। ये नफरत के लक्षण तो हारने वाले के लक्षण होते हैं। जो आदमी डर रहा होता है, जो आदमी हार की कगार पे खड़ा होता है, ये उसके लक्षण होते हैं। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि शुभकरण के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। उसकी बहन को नौकरी दी जाएगी। खबर आई है कि देर रात्रि खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। इनकी पहचान बठिंडा जिले के गांव अमरगढ़ के दर्शन सिंह के रूप में हुई है। 13 फरवरी से ही खनौरी बॉर्डर पर थे। कल हमने आपको किसान शुभकरण सिंह के घर के हालात के बारे में बताया था, जिसके ऊपर कर्ज था और परिवार की जिम्मेदारी। दर्शन सिंह के परिवार का कहना है कि वे दिल के मरीज थे और धुएं से सेहत बिगड़ गई। पहले समाना अस्पताल ले जाए गए, फिर वहां से पटियाला रेफर किया गया, वहां मौत हो गई। 15 दिन पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी। बठिंडा की कचहरी में वकीलों ने काम बंद रखा। आज कचहरी बंद रही। जिला बार संघ ने तय किया था कि 23 फरवरी को कोई काम नहीं होगा। बार संघ ने शुभकरण सिंह की मौत और पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादतियों की निंदा की है। शुभकरण भी बठिंडा जिले के थे। किसान आंदोलन राज्य व्यवस्था को एक्सपोज कर रहा है। किसानों को लागत के अनुपात में कीमत नहीं मिल रही है, यह सबको पता है। यह भी कि किसानों की आमदनी घटती जा रही है। मगर जैसे ही किसान आंदोलन करने आते हैं, मीडिया इन्हें अमीर बताने लग जाता है और प्रशासन रास्तों में गड्ढे खोदने लग जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।